रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुण आप सबों के बीच एक बहुत ही अच्छा सेशन बायोलॉजी का सेशन लेकर के आया हूँ। उम्मीद करेंगे आपको बेहद ही पसंद आएगा। और मैं एक बता दूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन के सारे सब्जेक्ट्स की कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक कराए जाएंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बायोलॉजी देखते हैं हम लोग। बायोलॉजी जो होता है उसका मतलब जीव विज्ञान, यानी कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी कहलाता है। सीधा सीधा हम लोग जानेंगे। बायोलॉजी के जनक जो माने जाते हैं वो अरस्तु साहब हमारे हैं। और बायोलॉजी के जो है दो पार्टों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु साहब को बोला जाता है। चलिए ध्यान से देखेंगे, जूलॉजी यानी कि जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ा जाएगा उसको जूलॉजी बोलेंगे। एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में या फिर ह्यूमंस के बारे में भी हम लोग जूलॉजी में ही पढ़ेंगे। और बॉटनी में सिर्फ पादप के बारे में, इसमें प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारे प्लांट्स के टाइप्स पढ़ेंगे इसमें बॉटनी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी को। और जूलॉजी जैसे ही इंटर जाएगा इसके बाद हम बॉटनी का सेशन स्टार्ट कर देंगे। अब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक और आप लोग नोटिस इसमें कि यहाँ पे हिंदी थोड़ा मेरा वीक है, इसलिए मेरे हिंदी जो लिखेंगे उस पर नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए देखिए जूलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी में अभी बता चुके हैं जूलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जूलॉजी के अंतर्गत सबसे एकदम बेसिक चैप्टर सेल को माना जाता है। सेल थोड़ी लंबी चैप्टर है, इसलिए हम पार्ट 1 को लेकर के आए हैं, इसके बाद पार्ट 2 को भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब कोशिका, यानी कि हमारे बॉडी जो बनी हुई है वो कोशिका से मिलकर के बनी हुई, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम या इसको हम टेक्निकल नेम भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम उसका होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है और इसी का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत जो जूलॉजी के अंदर सेल है, सेल का अध्ययन अगर पूछेगा कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं तो साइटोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल का खोज जो है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किया था और ये खोजे थे मृत कोशिका को खोजे हुए थे। मृत कोशिका वैसे कुछ भी हो लेकिन खोजे तो यही थे ना, ठीक है। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था, ठीक है। और इसके बाद जब खोज लिया इन लोगों ने कोशिकाओं के बारे में तो फिर सोचा कि हमारे जो बॉडी बने हुए हैं वो सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो सेल से मिलकर के बने हुए हैं तो इसका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने देते हैं। इसका कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पूछेगा कि ओवरऑल देखा जाए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगी सबसे बड़ी ओवरऑल में कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। अगर पूछेगा कि मानव के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो मानव के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका मेल का जो होता है, मेल का स्पर्म होता है। मेल का स्पर्म मानव के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर मानव के अंदर सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो फीमेल का ओवम होता है। फीमेल का ओवम होता है। मानव के अंतर्गत यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल का ओवम होता है। और मानव के अंदर यदि पूछेगा सबसे लंबी कोशिका तो सबसे लंबी कोशिका वो न्यूरॉन सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। चलिए देखिए, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो विभाजन रहित होते हैं, यानी कि डिवीजन उसमें नहीं होते हैं। मतलब कि
सेल टूट करके नया नहीं बन पाता है। मतलब सेल विभाजन का मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाता है उन लोग टूट टूट करके, नहीं ऐसा नहीं। एक बड़ा सेल जो होता है वो टूट करके एक नया सेल का रूप धारण करता है, उसे सेल डिवीजन हम लोग कहेंगे। ठीक है, विभाजन रहित जो सेल होता है, मतलब जिसमें डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, वो न्यूरॉन्स में होते हैं ऐसा। ठीक है, और सबसे तेजी से डिवीजन होती है, सबसे सेल डिवीजन सबसे तेजी से वो लीवर में होती हैं, सबसे तेजी से होती हैं लीवर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना देख लिए। अब इसके बाद हम लोग एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि कोशिका के अंदर भी बहुत ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कोशिका के अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसको बोलेंगे कोशिका के अंग बोल सकते हैं, कोशिकांग भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट में किसको देखेंगे, फर्स्ट में यहाँ पे कोशिका झिल्ली को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। देखिए हमारे जो सेल जो है, सेल के जितने भी कोशिकांग हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत में है। मतलब जितने भी उसके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारे के सारे जो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे केंद्रक वगैरह, ये सभी किसके अंतर्गत हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हैं। और ये जो होता है ना, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और ये बना हुआ रहता है, प्रोटीन के बनता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है सेल मेम्ब्रेन। और ये कोशिका के, यहाँ पे नोट में कर दीजिएगा, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो सभी के सभी इसी के अंतर्गत होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंतर्गत ही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट को देखेंगे कोशिकांग का। कोशिकांग का सेकेंड पॉइंट होता है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब कि जैसे कोशिकांग का कोई भी पार्ट यदि हेवी हो जाए, यदि ज़्यादा भारी हो जाए, तो उस वहाँ पे सेल वॉल की जरूरत पड़ती है, जिसको कोशिका भित्ति। ये सिर्फ ना प्लांट्स में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाती हैं, ये हमारे मनुष्य एनिमल्स वगैरह में नहीं देखने को मिलता है, ये सिर्फ पादप में पाई जाती हैं। सपोज दैट जैसे हम कभी मार्केट वगैरह या फिर कहीं जाते हैं, ठीक है, तो कुछ सामान खरीदते हैं, एक ठो बैग ले लिए, बैग में यदि हम सामान डालें, उसमें पॉलीथीन वगैरह ले लिए, उसमें हम सामान डालें, डालते गए वो फिर उसका लोड बढ़ते गया, और फिर कभी कभी ऐसा होने लगता है, टूटने लगता है वो बैग। तो टूटने लगता है तो फिर क्या करेंगे, फिर दुकानदार से मांगते हैं कि भैया एक ठो और पॉलीथीन दे दीजिए। तो वो पॉलीथीन देता है और फिर उसके ऊपर से कवर कर लेते हैं उस पॉलीथीन को, और मतलब डबल पॉलीथीन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको डबल सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, डबल दोहरी कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर हेवी लोड हो गया, इसके वजह से सेल वॉल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट में होती हैं, और ये जो होती हैं सेलुलोज की बनी हुई होती हैं, प्लांट से बनी, इससे प्लांट्स में पाई जाती हैं, और ये सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। अब देखिएगा, जितने भी प्लांट से रिलेटेड जितने भी चीज़ बने हुए होते हैं, वो सब में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे हमारे कपड़ा, कागज वगैरह जितने भी हैं, वो सभी में सेलुलोज से ही बने हुए होती हैं, सेलुलोज की मात्रा होती ही है उसमें। और ये क्या काम करती है, सेल वॉल सुरक्षा का आकार प्रदान करती है। ठीक है, जैसे वृक्ष के बाहरी साइड में जो छाल देख रहे होंगे, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अंदर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, अंदर वाले पार्ट को बचाए रखता है। उसी प्रकार से सेल वॉल का भी यही काम है कि सुरक्षा का आकार प्रदान करती है। और कवक का जो कोशिका भित्ति होती है, वो किस चीज से बनी हुई थी, कायरिन से बनी हुई थी, कायरिन की बनी हुई रहती है कवक का कोशिका भित्ति। सपोज दैट यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसको हम मान लिए क्या, इसको सेल मेम्ब्रेन मान लिए, कोशिका झिल्ली मान लिए, और फिर इसकी जो बाहरी वाले जो हैं परत, ये बाहरी वाले जो हैं यही है हमारे कोशिका भित्ति। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोशिकांग का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे सूत्रकणिका। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका खोजा था, कौन खोज किए थे, अल्टमैन साहब ने खोज किए थे। ठीक है, अल्टमैन साहब ने खोज किए थे। ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीशोषण का काम करता है। मतलब कि देखिए होता क्या है कि जैसे हम सांस वगैरह लेते हैं, तो सांस वगैरह लेंगे, तो सांस जैसे ही लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जाने के बाद जो है ना सारे सेल में चला जाता है। सारे सेल के अंतर्गत कौन ऑब्जर्व करेगा,
तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व करेगा। वो श्वसन को, सांस को, ऑक्सीजन को कौन ऑब्जर्व करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व करके ऑक्सीशोषण करेगा। इसके बाद जैसे ऑब्जर्व करेगा तो उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलना शुरू हो जाएगा। और क्रेब्स चक्र चलेगा तो 38 एटीपी का निर्माण करेगा, 38 एटीपी का निर्माण करेगा। इसके बारे में हम डिटेल से अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। और 38 एटीपी यानी 38 एटीपी का निर्माण होगा इक्वल टू, यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होगा, वैसे ही वहाँ पे एक ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। यानी कि फिर इसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज क्या काम करती है? हमको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है। इसके बाद हमको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ग्लूकोज बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीशोषण के थ्रू से, ठीक है। तो ग्लूकोज बना दिया यानी कि ऊर्जा मिला, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस, शक्ति गृह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें पावर देती है। पावर कैसे देगी? ऊर्जा मिलेगा, तो ऊर्जा मिलेगा तो ऑब्वियसली हमको पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी कुछ चीज काम करने के लिए, ठीक है। ये क्या कर, इसके आंतरिक दीवार जो होती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार, अंदर वाले दीवार को हम लोग बोलते हैं, अंदर वाले दीवार जो बनी होती है वो क्रिस्टी की बनी हुई थी। ये अंदर वाले दीवार जो है क्रिस्टी की बनी हुई थी, क्रिस्टी से बनी हुई थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर में गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का आविष्कार किए थे हमारे कैमिलो गोल्जी। अब ध्यान से सुनिए एक चीज को। अब होगा क्या, सपोज दैट कभी हम लोग दौड़ते हैं और दौड़ते 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 कभी थकने लगते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ मेरा पैरवा भर थक जाता है, नहीं ना होता है ऐसा, तो पूरा बॉडी ही थकने लगता है। कैसे थक जाता है? तो ऐसा हम जो खाना खाएं, ठीक है, या फिर एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे थे मेरा जीभ ज़्यादा वर्क कर रहा है, जीभ ज़्यादा वर्क कर रहा है तो यानी कि एनर्जी इसको ज़्यादा चाहिए। अब सब कोई तो अपना एनर्जी लेकर के बैठ चुका है, सारे के पास, सेल के पास, सारा के पास एनर्जी जा चुका है, सभी अंग के पास, ठीक है। तो अब ये काम कर रहा है, अभी तो काम कर रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए होगा। अभी बोल रहे हैं तो जीभ वर्क कर रहा है तो काम इसको चाहिए होगा एनर्जी, तो एनर्जी चाहिए होगा। तो इसके पास कभी ऐसा होगा कि बोलते बोलते बोलने लगे हम, मतलब जीभ काम करना बंद कर दे, एनर्जी खत्म होगा तो, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा? गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जैसे ही इसके पास एनर्जी खत्म होने लगता है, तुरंत जाएगा दौड़े दौड़े और सारे बॉडी पार्ट्स के पास देखेगा कि एनर्जी है तुम्हारे पास, तो फिर वो क्या करेगा कि चारों तरफ से मतलब उसका एनर्जी खपोर का पूरा लाएगा और जीभ को देगा, लो भाई अभी तुम्हारा जरूरी है, तुम अपना काम करो। इसके बाद हम लोग फिर एनर्जी हम लोग को मिलेगा तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या काम करेगा गोल्जी बॉडी? हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऊर्जा, प्रोटीन से ये सब का परिवहन करने का काम करेगा। यही हमारे इंस्टेंट एनर्जी को तुरंत पहुंचाती है, ठीक है, परिवहन का काम करती है। नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हो जा रहा है जी इसमें? चलिए देखिए, नेक्स्ट 5th नंबर में रसधानी वैक्यूल्स, ठीक है। जल ये जो करता है, ये जल संग्रह का काम करता है, जल को स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंतर्गत जो है 65% जल है, ठीक है। तो बोलेंगे कि सर कोई आदमी जो है 100 kg का है, अब बोल रहे हैं आपकी 65% यानी कि 65 किलो उसके अंतर्गत पनिया है, तो पनिया कहाँ रहता है? पनिया तो दिखबे नहीं करता है, ठीक है। तो वैसा नहीं है कि 65 kg कहीं जा करके एक ही जगह स्टोर हो गया। वो जो होगा वो देखिए क्या करेगा कि हम जैसे पानी पिए तो वो सारे सेल के पास चला जाएगा, और सारे सेल के पास किसके पास जाएगा? जल रसधानी के पास जाएगा, वैक्यूल्स के पास जाएगा, और वहाँ जा करके वो पानी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पानी सारे सेल के पास, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो सभी के सेल के पास बहुत सारे सेल्स हैं ना, तो उस सभी सेल के पास क्या करेगा? वो पानी जो है, वाटर जो है, वो वहाँ पर जा करके स्टोर हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है जल संग्रह का काम हमारी रसधानी यानी वैक्यूल्स का करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर में है तारक का, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो खोजे थे वो बोबेरी साहब ने खोजा था, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये कोशिका का विभाजन करने का काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। अभी हम पीछे बताए थे आपको कि सबसे तेजी से सेल डिवीजन लीवर में होता है, और सेल डिवीजन किस में नहीं होता है? तो न्यूरॉन सेल में नहीं होता, न्यूरॉन में नहीं होता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो सबसे तेजी से होता है वहाँ पे लीवर में, सबसे तेजी से लीवर में होगा और ब्रेन में नहीं होता है।
ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, कभी हम लोग बाहर वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो बाहर वगैरह जाते हैं तो पुलिस हम लोग को रोकती है, ऐसे बिना हेलमेट के जाएंगे तो पुलिस रोकेगी, बोलेगी हेलमेट कहाँ है, ठीक है, तो बोला नहीं है सर, तो 2-3 डंडा देगा, बोला हेलमेट कहाँ नहीं पहना है। तो देखो वो पुलिस वाले को पता है, ठीक है, अगर गिरेगा ना बेटा तो यहाँ न्यूरॉन में चोट लगेगा ना, तो उसको पता है कि सेल डिवीजन यहाँ नहीं होता है, अगर ये गिर जाएगा ना तो मरिए जाएगा सीधे। सेल डिवीजन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पुलिस बोलती है कि बबुआ कहीं जाते हो, रोड पर ड्राइव करते हो तो हेलमेट पहन लिया करो, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए बोलती है पुलिस। देखिएगा, अब ध्यान समझिएगा, एक आप बीमारी का नाम सुने होंगे, कैंसर, ठीक है। कैंसर जो होता है ना बीमारी, वो वैसा कोई डिजीज नहीं है उस तरह का, ठीक है, जैसे घाव वगैरह ये सब, वैसा कोई डिजीज नहीं है, वो मतलब सेल कोशिकाओं का जो है बहुत सारे संख्या में बढ़ जाना ही एक प्रकार का कैंसर कहलाता है। जैसे सेल कहीं जाए अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेल बढ़ने लगेगा, ठीक है, मतलब सेल डिवीजन होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो अब बोलिएगा कि सर ब्रेन में तो आप बताएं कि ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स में तो सेल डिवीजन नहीं होता है, तो फिर भी कभी कभी ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर का नाम क्यों, कैसे हम सुन रहे हैं? ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ब्रेन कैंसर होता है, ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? सेल डिवीजन हो भी नहीं करेगा तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होगा, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर में देखिएगा, ब्रेन के अंतर्गत जो होता है 90% न्यूरॉन सेल होते हैं और 10% ग्लियल सेल होते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन सेल जो है, न्यूरॉन सेल ये जो है इसमें कैंसर नहीं होता है, इसके थ्रू से कैंसर नहीं होता है, ये जो है 10% ग्लियल सेल ना, यही कैंसर का कारण बन जाता है हमारे ब्रेन के अंतर्गत, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब पादप के अंतर्गत जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, ये क्या है, सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है और सेंट्रोसोम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, नेक्स्ट 7 नंबर में है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, कहीं कहीं ER भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ ER होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER होते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, जैसे हम अभी इतना अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये मेरा अंदर के बोन्स का देन है कि हम लोग का एक अच्छा शेप दिया है और हम लोग को स्टेबल करके रखा हुआ है, अच्छे से खड़े करके रखा हुआ है। तो उसी प्रकार से सेल को भी आंतरिक जो उसका कंकाल जो माना जाता है उसको बोला जाता है, वो कौन रखता है, तो ER रखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखता है। जैसे वो शेप देता है, आंतरिक शेप देता है उसको सेल को, ताकि कहीं मतलब किसी सेल से टकराए तो ढचके पचके नहीं, मतलब कभी जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर से निकाल दिया जाए, हड्डी को निकाल दिया जाए तो हमारे अंदर क्या मांस बचेगा, मांस मोड़ेगा कि हाँ ये अरुण है, इसको मोड़ करके वो पैकेट में कस जा, पॉलीथीन में वो कस देगा, कुछ बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंकाल जो है हमारा क्या करे, कंकाल जो है हमारे बॉडी का एक शेप दिया है और स्टेबल करके रखा है, बॉडी को ढांचा का काम किया कंकाल, ठीक है। तो उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल के अंतर्गत आंतरिक कंकाल का काम करती है और आंतरिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो होते हैं 2 टाइप के होती हैं, एक स्मूथ ER होती हैं और एक रफ ER होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा ये क्या काम करती है, स्मूथ ER जो है वसा का निर्माण करती है, प्लस यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिख लेंगे, एक तो कार्बोहाइड्रेट लिख लेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका याद करने का सबसे बढ़िया या दिमाग लगा इसमें सोच सकते हैं आप कि स्मूथ का मतलब एकदम स्मूथ यानी कि चिकना, ठीक है। चिकना क्या होता है, वसा होता है, कोई भी तेलीय पदार्थ या वसा जो क्या कैसा होता है, एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोग याद रखते सकते हैं क्या कि ये वसा का
निर्माण करती हैं और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे स्मूथ ईयर है और यहाँ पे रफ ईयर है, ठीक है। तो रफ ईयर जो है ये किस वजह से करती है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये खुरदुरा जो है ये रफ ईयर है। रफ ईयर एक खुरदुरा क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इतना खुरदुरा है, ठीक है। और खुरदुरा है, राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम करता क्या है सर काम? तो राइबोसोम जो है ना यही प्रोटीन निर्माण का काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, ठीक है। यही हमारे कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन का निर्माण करने का काम करती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आ गया राइबोसोम ही। चलिए देखिए राइबोसोम। राइबोसोम का खोजकर्ता साहब कौन है? पेलाडे साहब हैं, ठीक है। ये प्रोटीन निर्माण का काम करती हैं, ठीक है। और इसे प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है इसको, किसको? राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको जो राइबोसोम को जो है दो पार्टों में बांटा गया है, एक 70S और एक 80S, ठीक है। तो 70S और 80S को जो है एक कैसे बांटा गया? तो एक देखा गया कि भारी और हल्का में करके बांटा गया। तो भारी और हल्का में तो ऐसा थोड़ी ना कि तराजू पे चढ़ा करके देखा गया कि हाँ कौन भारी है कौन हल्का है, ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे एक लिक्विड लिया गया, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। लिक्विड लिया गया और लिक्विड डाला गया उसमें परखनली वगैरह में, ठीक है। और उसको देखा गया जो लिक्विड पहले गिर गया उसको भारी माना गया और जो लेट से गिरा उसको हल्का माना गया, ठीक है। तो 20S वाले जो जितने भी हैं, 20S वाले राइबोसोम जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के सब हल्का होते हैं। और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक वाले जीव में, यानी कि प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव जंतु हैं उसके अंतर्गत ये पाया जाता है 20S। और 80S जो होती हैं वो बड़ा होती है और भारी भी होती हैं, ठीक है। वो जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो अब बोलिएगा सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे, बस इतना यहाँ पे जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक को हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यूकैरियोटिक में हम लोग देख सकते हैं। यू का मतलब इसे ध्यान रखिएगा कि यू का मतलब तुम, यू मतलब तुमको हम देख सकते हैं, यू मतलब यूकैरियोटिक हो, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के थ्रू से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी याद करना होगा कि भारी कौन है हल्का कौन है। तो ऐसे भी देखिए 80 kg वाला सबसे ज़्यादा भारी होगा और 70 kg वाला हल्का होगा। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेसल्स पढ़ चुके, सेंट्रोसोम पढ़ चुके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके और अभी राइबोसोम भी कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत चलिए देखिए नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, अब देखिएगा इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोजा था, ठीक है। अब केंद्रक अंतर्गत जो होते हैं ना, केंद्रक के अंतर्गत ही क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और क्रोमोजोम के अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं? तो डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए का एक पार्ट लाएंगे हम, उसमें बताएंगे सारे कुछ, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए पाए जाती हैं क्रोमोजोम के अंतर्गत। ये क्या होता है कि ये हमारे जितने भी मतलब सारे कंट्रोल करने का काम जो करती हैं, ये कोशिका के अंतर्गत या सभी मतलब केंद्रक मिलकर के हमारे बॉडी को सारे कंट्रोल का काम करती हैं। कौन? ये केंद्रक ही काम करती हैं। जितने भी जैसे मान लो क्या बोला जाता है कोशिका के अंतर्गत, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सब क्या राइबोसोम वगैरह मतलब अच्छे से काम हम नहीं कर रहा है तो उसको देखेगा, उसको कंट्रोल में रखेगा कि तुम अपना काम करो सही ढंग से, ठीक है। तो सारे लोगों को कंट्रोल करके रखती है और इसे ही ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का दिमाग भी इसे ही कहा जाता है। कोशिका का समझिए कि दिमाग यही है, यानी कि मेन ये बीच में बैठा हुआ है यही केंद्रक है।
और इसके इर्द गिर्द जितने भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वेसल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हो गया आपका केंद्रक, बीच में जो रहता है केंद्रक, यही कंट्रोल करता है सबको, ये सबको यही कंट्रोल करके रखेगा कि तुम अपना सही ढंग से काम करो, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंतर्गत जो है, केंद्रक के अंतर्गत जो है 80% प्रोटीन, ठीक है, 80% प्रोटीन होती है और 10% जो होती है डीएनए और 10% अन्य होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम का आविष्कारक जो है, खोज करता है डी दुब्बे साहब। डी दुब्बे नहीं, डी दुब्बे, इसका ध्यान देंगे आप, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे, यहाँ पे दुब्बे लिख देगा, दुब्बे बिल्कुल गलत है, इसको पर ध्यान देंगे आप। डी दुब्बे साहब ने इनको खोजा था लाइसोसोम का, ठीक है। अब लाइसोसोम के अंदर में जो होता है एक बहुत ही मतलब घातक जिसको बोल सकते हैं और हमारे शरीर के लिए हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल एंजाइम होती हैं, जिनका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघट्य एंजाइम, ठीक है, जल अपघटक एंजाइम है, ठीक है। यही एंजाइम जो है हमारे समझिए कि सेल के अंतर्गत सारे सफाई का काम समझिए कि इन्हीं का काम है, इन्हीं का ड्यूटी है, ठीक है। ये क्या काम करती है, कोशिका का पाचन। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि ये क्या काम करती है कि जैसे हमारे बॉडी के अंतर्गत, ठीक है, हमारे सेल के अंतर्गत, सेल है, सेल के अंदर 1 सेकेंड, सेल के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है, वेसल्स है, ठीक है, सेंट्रोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम है, फिर इसके बाद जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी काम करना बंद कर देता है, गोल्गी बॉडी भी कभी कभी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो होगा क्या कि लाइसोसोम देखते रहता है, सबको घूर घूर के देखेगा, ठीक है, ये कौन काम कर रहा है कि नहीं सही ढंग से, ठीक है। अगर जब मान लीजिए कि काम नहीं कर रहा है, देखेगा गोल्गी बॉडी को, देखेगा कि गोल्गी बॉडी देख रहा है कि वो चुपचाप बैठल है, एकदम तकिया लगा कर सुतल है आराम से, ठीक है। तो जाएगा लाइसोसोम देखेगा गोल्गी बॉडी सुतल है, उठ जो है, अरे उठ उठ उठ, तो गोल्गी बॉडी क्या हुआ, तुम परिवहन का काम काहे नहीं कर रहा है, एनर्जी बोल रहा है उसको, जीव के पास एनर्जी की जरूरत है, जल्दी से परिवहन करो, जल्दी से ले जाओ। ये बोलेगा नहीं करेंगे, तब आप हमारे मालिक हैं का, तो बोलेगा यहाँ सुन, बुलाएगा, और गोल्गी बॉडी क्या करेगा, दबोच लेगा, और दबोच के क्या करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का छिड़काव कर देगा, जा वहीं मर गया गोल्गी बॉडी, खत्म, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी ऐसे ही करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को धर के बुला के दबोच उस पर क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का छिड़काव कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पे। मतलब कि मेरा कहने का इन द सेंस ये है कि अगर ये काम करने से असमर्थ हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, तो उसको ये नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर इन लोग काम नहीं कर पाए, ठीक है, काम नहीं कर पाए, अगर इसके अंदर शरीर के अंतर्गत ही पड़े रह गए, तो कोशिका के अंतर्गत ही पड़े रह गए, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, और सड़ेगा तो क्या करेगा, उस कोशिका को इन्फेक्शन करेगा, फिर वो कोशिका जो है बगल वाले कोशिका को इन्फेक्शन करेगा, ऐसे करते 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 बड़ा इन्फेक्शन का रूप धारण कर लेगा। इसीलिए ये क्या काम करता है कि जो अगर काम करने से असमर्थ है, जो नहीं काम कर पाया, जो डैमेज हो गया है, उसको ये पचाने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलता है कोशिकीय पाचन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, कभी कभी कि होगा क्या कि कभी कभी मतलब सभ्य काम करना, सभ्य हड़ताल पर बैठ जाएगा, A to Z हड़ताल पर बैठ जाएगा, कोई काम नहीं करना, सब काम करना बंद कर देगा, बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया हम नहीं ऊर्जा बनाएंगे, गोल्गी बॉडी बोलेगा हम परिवहन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब सब कोई काम करना हड़ताल पर बैठ जाएगा, हम काम करबे नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद सोचेगा, ठीक है, यहाँ पे देखेगा लाइसोसोम कि तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो काम कोई नहीं कर रहा है, तो फिर क्या सोचेगा, बोलेगा कि तुम लोग काम काहे नहीं कर रहा है, तो सब कोई हड़ताल पर बैठेगा, बोलेगा कि हम नहीं काम करेंगे, तो हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, तो बोलेगा रुको रुको तुम लोग का हम बता रहे हैं। क्या करेगा, जाएगा ही सबसे पूछेगा तुमको नहीं करना है, तुमको नहीं करना है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, सबको बोल दिया नहीं नहीं, तो रुको। ये क्या करेगा लाइसोसोम, अपने आप को ही फाड़ लेगा, और अपने आप को ही फाड़ेगा, और
जैसे फाड़ेगा अपने आप को फाड़ लेगा और पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के अंतर्गत पूरा बिखर जाएगा और इसके अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो सब के सब मर जाएंगे। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी के सभी मर जाएंगे और इसीलिए इसको बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, सुसाइड बैग भी बोला जाता है, इसको एटम बम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज दैट कि जैसे कहीं पे जाते हैं या फिर कहीं पे लड़ाई वगैरह हो जाता है, कोई हमको मार देता है, डंडा वगैरह से मार देता है, ठीक है, तो कहीं या फिर सपोज दैट अभी क्या हो रहा है कि अभी कोई मतलब ये लॉकडाउन वगैरह का पालन नहीं कर रहा है तो पुलिस उसको 2-3 डंडा जमा दे रही है। अब वो क्या करेगा, बाप बाप करते घरे आएगा, ठीक है, और उसको पूरा लाल हो गया हुआ रहेगा, ठीक है, अब करते घरे आएगा, मम्मी देखेगी क्या हुआ बेटा क्या हुआ, तो मम्मी पुलिस मार दे लो। कैसे मार दे लो, तो हम बिना लाइसेंस के उड़त है, ठीक है, तो अब देखेगा मम्मी देखेगी ये तो पूरा लाल हो गया हो, काला हो गया हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो है ना जब पुलिस मारेगी डंडा नहीं इस पर, ठीक है, तो इस सब तो मरिए जाता है, इस सब में तो जाने जी नहीं रहता, इस सब मरिए जाता है, साथ साथ लाइसोसोमों को मार देता है, लाइसोसोम को भी मार देता है, ठीक है, और लाइसोसोम को भी मार देगा तो अब ये काम कौन करेगा कि ये कोशिका के अंतर्गत जितने भी कोशिकांग है, ये गोल्जी बॉडी वेसल सेंट्रोसोम ये सब जितने भी हैं, अब ये सब काम ये सब मरेगा तो ये सब का सफाई कौन करेगा, ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ लाइसोसोमो मर गया तो बोलता है कि ससुरा हमरो मार दिया, लाइसोसोमो सोचता है कि हमरो मार दिया, अब हम सफाई कैसे करेंगे कोशिका के अंतर्गत, ठीक है, तब होगा क्या पूरा वहाँ पर काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जितना भी सेल्स हैं, सेल के साथ साथ सबको मतलब उसके अंदर कोशिकांग है वहाँ पे लाइसोसोम भी मर गया हुआ रहता है, जिसके वजह से वो रिकवर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो मतलब वहाँ पे ठीक नहीं कर पाता जल्दी से, ठीक है, तो अब मम्मी क्या करेगी कि मम्मी गर्म पानी की सेकाई करेगी। अब गर्म पानी की सेकाई करेगी तो सेकाई करेगी तो जहाँ पे काला हुआ था उसके अगल बगल वाले जो हैं उसके अगल बगल वाले कोशिका झाँकेगा, का हुई लो, चलो तो देखो ने सब कोई मिल करके आएगा, चलो देखने का हुई लो बगल में गर्म पानी से सेकाई करो तो, ठीक है, तो जाकर देखेगा कोई, अरे बाप रे इतना सेल मर गई लो, ठीक है, तो सब क्या करेगा कि देखेगा पहले हमारा मतलब सेल के पास मतलब कोई दिक्कत नहीं ना है, तो देख लेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा अपना लाइसोसोम जो है छिड़काव कर देगा, और छिड़काव करेगा डेली थोड़ा थोड़ा छिड़काव करेगा, ठीक है, और धीरे धीरे 8-10 दिन तक फिर इसके बाद गर्म पानी से सिकाई होगा, 8-10 दिन तक लाइसोसोम जो है अगल बगल छिड़काव करेगा और इसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा आरबीसी में जो है हमारे आरबीसी के अंतर्गत ये जो होता है लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी के अंतर्गत लाइसोसोम नहीं होता है, तो अब बोलिएगा सर कि आरबीसी जो है मेरा आरबीसी जो है इसका तो जीवन काल 120 ही दिन तक है, 120 दिन के बाद तो मर जाएगा ये, 120 दिन के बाद तो ये जीवित ही नहीं रहेगा, डेड हो जाएगा, तो ये करेगा क्या, ठीक है, तो उधर बैठल रहता है स्प्लीन, बोलेगा स्प्लीन देखेगा इसका हालात आरबीसी के, ये बोलेगा बेचारा के पास लाइसोसोम नहीं है तो ये मर गया, तब इसको कौन पचाएगा, ठीक है, तो फिर स्प्लीन बुलाता है बाबू आरबीसी आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है, तो आरबीसी कहाँ चला जाता है डेड होने के बाद, स्प्लीन में चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है, तिल्ली भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, और वहाँ जा करके वो अपना पाचन कर लेता है डेड के बाद, ठीक है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्र भी बोला जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में, और इसका खोजकर्ता साहब जो हैं खोजे थे कौन, पुरकिंजे साहब ने खोजा था, पुरकिंजे साहब ने खोजा था इसको प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, ये देखा कि ये तो बिल्कुल ही कलरलेस है, ठीक है, और ये भी पाया कि उसमें 80% जल है, जो खोजा है ये जीव द्रव्य उसमें क्या है 80% जल है, मतलब ये क्या है, जैसे कोशिका है, ये कोशिका है और कोशिका के अंतर्गत जो जीव द्रव्य है इस टाइप के लिक्विड है भरे हुए हैं, ये 80% इसमें जल से भरे हुए हैं, ठीक है, तो 80% जल से भरे हुए हैं। अब देखिएगा प्रोटोप्लाज्म को जो है वहाँ पे 2 पार्टों में बांट दिया उन्होंने,
पुरकिंजे साहब ने बोला कि एक कोशिका द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं कोशिका, क्या बोलते हैं, साइटो, और प्लाज्मा का मतलब द्रव्य, तो साइटोप्लाज्म हो गया। अब एक केंद्रिका द्रव्य होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं। न्यूक्लियो मतलब केंद्रक और प्लाज्मा मतलब द्रव्य, ठीक है। अब देखिएगा, जो केंद्रक के अंतर्गत होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है द्रव्य, जो न्यूक्लियस के अंतर्गत द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे। और जो ये सेल के अंतर्गत होता है, सेल के ही अंतर्गत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे सेंट्रोसोम होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसके बीच ही द्रव वगैरह भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका के अंतर्गत जो द्रव भरा हुआ होगा इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंतर्गत जो भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये करता क्या है सर, इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसका काम ये है सर कि सपोज दैट हम लोग कभी बैग वगैरह में, कोई बैग वगैरह में क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़ उसमें डाल लिए, ठीक है, कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ कहीं जा रहे हैं खाना पीना खाने, या फिर उसमें थरिया लोटा ये सब डाल लिए, तो दौड़ेंगे तो वो ढन 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 करेगा, पूरा बजेगा, ठीक है। तो बजेगा, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत तो बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम, ये सब के सब हैं, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत द्रव नहीं भरा हुआ रहेगा तो ये आपस में टकरा जाएगा, ये आपस में क्या करेगा, टकरा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा सेंट्रोसोम तुम ही इधर का आया है, ठीक है, ये बोलेगा किसको क्या आ रहा है, मतलब सब आपस में लड़ जाएगा। इसीलिए उसको 9 बजे, तो उसके में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैग में क्या करते हैं, कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं जिससे 9 बजे, तो उसी प्रकार से इसके अंतर्गत जो द्रव भरा जाता है ताकि इसको स्टेबल करके रखे, इधर उधर हिलने डोलने से बचाए रखें, ठीक है, ताकि इधर उधर टकराव न हो इन लोग में। इसीलिए ये द्रव के अंतर्गत रहते हैं, इन लोगों को अपना द्रव जो है जकड़े रखता है, ठीक है, इधर उधर एक दूसरे से सटने से मतलब रोकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहद ही पसंद आया होगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये एक सेल का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, अगर कंप्लीट नहीं हो पाया पार्ट 2 में तो पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहद ही ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा अभी, ठीक है। और हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको अगर आपको पसंद आए तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।